Next point, if two wires of different materials are connected and then a weight is suspended, अगर प्रॉब्लम में ये हो कि दो वायर डिफरेंट मटेरियल्स के हैं, उनको कनेक्ट किया गया, ये जैसे मान लो स्टील वायर है और ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ LC ले लो और इसकी लेंथ LS ले लो, इसका यंग्स मॉडुलस YS गिवन होगा, इसका YC दिया होगा और इससे एक वेट सस्पेंड कर दिया गया M। तो अब टोटल एक्सटेंशन फाइंड करना है तुम्हें। तो ये जो वेट mg है ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो जो एक्सटेंशन स्टील में आएगा डेल्टा एल को सब्जेक्ट बना लो, FL अपॉन AY, तो स्टील में एक्सटेंशन होगा तो फोर्स की जगह mg, लेंथ स्टील की, एरिया स्टील वायर का अगर सेम है तो सेम ले लेना और Y स्टील का ले लेना। और कॉपर के केस में वेट वही रहेगा, लेंथ कॉपर की, एरिया कॉपर का और यंग्स मॉडुलस कॉपर का। और दोनों एक्सटेंशन निकालने के बाद उनको ऐड कर देना। दोनों एक्सटेंशन निकालने के बाद उनको ऐड कर दोगे तो टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा। तो टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा डेल्टा एल टोटल, डेल्टा LS प्लस डेल्टा LC कॉपर का जो है। थोड़ी कैलकुलेशन लॉन्ग होगी लेकिन बस फॉर्मूला ही तुम्हें अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, if the wire or a rope stretches due to its own weight, अभी तक जो हम वायर ले रहे थे उनमें उनका वेट कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अगर वायर का खुद का वेट है या रोप की खुद का वेट है तो वो अपने वेट की वजह से उनमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। सो इफ द वायर स्ट्रेचेस ड्यू टू इट्स ओन वेट, देन वेट ऑफ द वायर विल एक्ट at its center of gravity. Weight of the wire will act at its center of gravity, and in that case, in place of L, we will take L by 2। जो ओरिजिनल लेंथ L थी उसकी जगह पर L by 2 लोगे, क्योंकि अब जो इस वायर का वेट है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। मिड पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वायर की लेंथ अगर L है तो Y इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा mg, क्योंकि वायर के वेट की वजह से एक्सटेंशन हो रहा है। फोर्स लेंथ की जगह पर L by 2 लोगे
और एरिया या अगर रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल, ये फॉर्म यूज करोगे। एंड हियर एम इज द मास ऑफ द वायर। और कभी कभी वायर का मास नहीं गिवन होगा, तो फिर मास के लिए फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी दे दी जाएगी तुम्हें, मास नहीं दिया जाएगा। तो वॉल्यूम, ये जो वायर होता है ये सिलेंडर के फॉर्म में होता है। वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो इसकी लेंथ है, ये तो वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी रो हो गई। लेकिन यहां पर पूरा एल लोगे क्योंकि मास पूरी लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो ये चेंज आएगा। देन यहां पे एक टर्म आएगा पॉइजन्स रेशियो। एक नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन्स रेशियो? नाउ अभी तक क्या था कि जब हम वायर की लेंथ में इंक्रीज देख रहे थे तो हम ये मान रहे थे कि उसकी थिकनेस में चेंज नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली दिस विल नॉट हैपन। व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज, इट्स डायमीटर विल डिक्रीज। तो वो डायमीटर डिक्रीज को भी अकाउंट में लेंगे, तो पॉइजन्स रेशियो को अकाउंट में लेना पड़ेगा। राइट डाउन the ratio of lateral strain to the longitudinal strain the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। और यहां पे ये जो लैटरल स्ट्रेन है दैट इज डेल्टा डी अपॉन डी, जबकि डेल्टा डी जो है वो चेंज इन डायमीटर और कैपिटल डी इज ओरिजिनल डायमीटर। डेल्टा डी इज चेंज इन डायमीटर और कैपिटल डी जो है ये ओरिजिनल डायमीटर। और इसको हम निगेटिव लेते हैं। निगेटिव इसलिए क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा, माइनस क्योंकि लेंथ इंक्रीज होने पे डायमीटर डिक्रीज। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है, एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कहां से रिपीट करना है सर? डेफिनेशन के बाद। It is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Lateral strain is
चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। ये डेल्टा डी जो है चेंज इन डायमीटर और डी जो है ओरिजिनल डायमीटर। और निगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर डिक्रीज होगा। मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है तो लैटरल स्ट्रेन डिक्रीज होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुम्हें मालूम ही है डेल्टा एल अपॉन एल। तो पॉइजन्स रेशियो विल बी माइनस टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। ज्यादातर तुमसे व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो यही पूछेगा, यूनिट होगी नहीं। देन नेक्स्ट लाइन में थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा lies between -1 and 0.5। -1 से 0.5 के बीच में पॉइजन्स रेशियो की थ्योरेटिकल वैल्यू लाई करेगी। तो ये पॉइजन्स रेशियो से एक नंबर का क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप का जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं। When the normal force applied produces change in volume, then ratio of normal stress and volume strain is called bulk modulus. So this is normal stress divided by volume strain. नॉर्मल स्ट्रेस हो गया F अपॉन ए और वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाई V, विच इज निगेटिव, इसलिए क्योंकि फोर्स इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। एंड दिस F अपॉन ए डेल्टा P चेंज इन प्रेशर, तो डेल्टा P डेल्टा V बाई V।
देन यहां पे एक लाइन लिख लो, फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती हैं जिन पे फोर्स अप्लाई करने पे पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फोर्स अप्लाई करने पे पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उनको रिजिड बॉडी बोलते हैं। सो फॉर अ रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी, वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। कभी अगर पूछ ले कि परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। देन यहां पे 1 मार्क में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी? पॉइजन्स रेशियो 1 नंबर का क्वेश्चन। कंप्रेसिबिलिटी, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी of a material is known as compressibility. Reciprocal of bulk modulus of elasticity of material is equal to compressibility. तो compressibility is 1/b। जिसका बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो बॉडी उतना कम कंप्रेस होगी। और तीसरे टाइप का जो है coefficient of elasticity, that is known as modulus of rigidity। नीटा से डिनोट करोगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। When tangential force applied changes the shape of the body, when tangential force applied changes the shape of the body, then ratio of shearing stress and shearing strain is known as modulus of rigidity। shearing stress और shearing strain इस रेशियो को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। F/A और शेयरिंग स्ट्रेन आया था थीटा।
तो ये 3 टाइप के स्ट्रेस हो गए, 3 टाइप के स्ट्रेन हो गए, and on that basis you have 3 types of coefficient of elasticities. Then one important derivation in this chapter, बाकी अभी तक कोई डेरिवेशन नहीं था, सीधे फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए हैं और उनके बारे में पता होना चाहिए था। डेरिवेशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर। किसी स्ट्रेस्ड वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इलास्टिक, उसको डिराइव करना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंटीग्रल बेस्ड डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट होता है ये। Write down, in stretching a wire, work has to be done against restoring force and this work is stored in the wire in the form of elastic